आप कैसे हैं? 8वीं कक्षा से 9वीं कक्षा में आने वाले सभी छात्रों को मेरा स्वागत है। इसके पहले कालम में हम व्याकरण के अंतर्गत शब्द भेद हमने सीखे। शब्द भेद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, इनके बारे में हम समझे। और अब हम 9वीं कक्षा से संबंधित पाठ को पढ़ेंगे। 8वीं कक्षा में हमारे लिए केवल 2 भाग ही है। हमारे पाठ्य पुस्तक में 8वीं कक्षा में केवल पद्य भाग और गद्य भाग, प्रोज पोएट्री। पद्य भाग से 4 पाठ है और गद्य भाग से 8 पाठ, कुल मिलाकर 12 पाठ है हमारे लिए, हमारे 8वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक में। लेकिन अब 9वीं कक्षा में हमारे पाठ्य पुस्तक में और एक भाग भी है, उसे उपवाचक है। क्या है? उपवाचक माने नॉन डिटेल आल्सो है, नॉन डिटेल लेसन आल्सो। 4 उपवाचक पाठ भी है। इनसे हमारे लिए 2 अंक वाले प्रश्न 3 दिए जाएगा। हमारे लिए 4 उपवाचक पाठ है, उनमें से हमें परीक्षा में 3 प्रश्न दिया जाएगा। समझ गया? और पद्य भाग और गद्य भाग आदि भी है। पद्य भाग, गद्य भाग, इसके साथ साथ उपवाचक पाठ भी है इस साल में। चलो ओके। अब हमारा 9वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक में कुल मिलाकर 12 पाठ हैं और 4 उपवाचक पाठ भी है। 12 पाठ है और 4 उपवाचक पाठ है, कुल मिलाकर 16 पाठ है। हमारे लिए यहाँ 16 पाठ है इस साल में। और आपके पास किताब होंगे या ना होंगे परवाह नहीं, मैं शामपट पर लिख देती हूँ। अब देखिए, एक चित्र देखिए। दिखाई पड़ता है? हाँ, देखिए एक चित्र देखिए। इस चित्र में हमें क्या क्या दिखाई देते हैं? क्या क्या दिखाई दे रहा है इस चित्र में? हमें एक उड़ने वाले कबूतर दिखाई दे रहा है और एक सूरज दिखाई दे रहा है और एक पौधे से भरे, फूलों से भरे पौधे दिखाई दे रहे हैं और एक छोटी सी कविता भी दिखाई दे रही है। समझ गया? इस चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में उड़ते हुए कबूतर, चमकता हुआ सूरज और फूलों से भरा कुछ पौधे और छोटी सी कविता आदि दिखाई दे रहे हैं। और उड़ना, चमकना, खिलना आदि शब्द इस चित्र में किनसे जुड़ सकते हैं? उड़ना, फ्लाई, चमकना, ब्राइटनेस और खिलना, బ్లూమింగ్, అంటే ఎగరడము, ప్రకాశించడము, అలాగే వికసించడం మొదలైన వర్డ్స్ आदि से किन से जुड़ सकते हैं? वेट तो अभी कलपच वाटने। उड़ना, उड़ना किनके लिए? कबूतर के लिए। और चमकना, चमकना सूरज से और खिलना फूलों से जुड़ सकते हैं ना। अब देखिए चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? चित्र में उड़ते हुए कबूतर, सूरज, फूलों से भरा पौधे और एक छोटी सी कविता आदि दिखाई दे रहे हैं। उड़ना, चमकना, खिलना आदि शब्द इस चित्र में किनसे जुड़ सकते हैं? उड़ना कबूतर से, चमकना सूरज से और खिलना फूलों से जुड़ सकते हैं। एक छोटी सी कविता भी दी गई है, इसे देखिए। शांति का संदेश जहां है, सबका सम्मान जहां है, गीत खुशी के गाते जहां है, ऐसा भारत कहाँ है? जहां शांति का संदेश है, हमारे देश में शांति का संदेश है, सबका सम्मान जहां है, जहां सबका सम्मान
है सम्मान। सम्मान का अर्थ क्या है? सम्मान का अर्थ क्या है? आदर, रेस्पेक्ट। सभी लोगों को एक की तरह सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, सबको समान रूप से आदर करते हैं। और गीत खुशी के गाते यहाँ हैं, जहाँ खुशी के गीत गाते हैं, आनंद से गीत गाते हैं, ऐसा भारत और कहाँ है? उस तरह का भारत इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। ऐसा देश इस विश्व में, इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। केवल हमारे देश में ही शांति का संदेश मिलता है। केवल हमारे भारत में ही शांति का संदेश मिलता है और सबका समान रूप से आदर मिलता है और हम खुशी से गीत गाते रहते हैं। ऐसा महान भारत, ऐसा गुण केवल हमारे भारत में ही है। विश्व में अन्य देशों में और कहीं भी नहीं है। अब मैं तेलुगु में समझाऊंगी। శాంతి అనేటువంటి సందేశం ఎక్కడైతే ఉందో, ఎక్కడైతే అందరినీ సమానంగా గౌరవిస్తారో, ఎక్కడైతే ఆనందంతో పాటలు పాడుకుంటారో, ఎక్కడ అదంతా కేవలం హమారే భారత్ మే హై, మన భారతదేశంలోనే అలాంటి భారతదేశం, అలాంటి గుణాలు ఉన్నటువంటి దేశం విశ్వ మే హమే కहीं भी नहीं दिखाई पड़ती है। మనకి ఎక్కడ కూడా ఈ ప్రపంచంలో కనిపించదు। सुना इस कविता का भाव क्या है और इस चित्र से हमें क्या संदेश मिलता है? ये पिक्चर वरना మనకి ఏ సందేశం లభిస్తుంది? इस कविता से हमें, इस चित्र से हमें क्या संदेश मिलता है? शांति का संदेश मिलता है, सबका सम्मान का संदेश मिलता है और खुशी के गीत का संदेश मिलता है। और ऐसा क्या संदेश मिलता है? शांति का संदेश मिलता है, सबको समान रूप से आदर करने का संदेश हमें मिलता है। ఈ పిక్చర్ వల్ల మనకి ఏం లభిస్తుంది? శాంతి అనేటువంటి సందేశం లభిస్తుంది, అలాగే అందరినీ సమానంగా గౌరవిస్తారు అనేటువంటి ఆ సందేశం కూడా, గౌరవించాలనే సందేశం కూడా మనకి ఈ పిక్చర్ వలన తెలుస్తుంది। समझ गए? इस पाठ का उद्देश्य क्या है? अब हमारा पाठ क्या है? अब हमारा पाठ क्या है? कुछ नदियों के नाम बताइए। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, पेन्ना, तुंगभद्रा आदि सब कुछ हमारे देश में बहते हैं। उसमें गंगा नदी पतित पावनी कहते हैं। गंगा नदी को क्या कहते हैं? पतित पावनी कहते हैं। उस पतित पावनी गंगा नदी किस देश में बहती है? हमारे देश में, माने भारत देश में बहती है। अब हमारा पाठ है जिस देश में गंगा बहती है। अब हमारा पास पहला पाठ का नाम क्या है? जिस देश में गंगा बहती है। अब हमारा पहला पाठ का नाम जिस देश में गंगा बहती है। ఏ దేశంలో అయితే గంగ ప్రవహిస్తుందో, यह कविता पाठ है, यह गीत है, फिल्म का गीत भी है। इसके कवि श्री शैलेंद्र कुमार। कवि कौन है? शैलेंद्र कुमार। इसके कवि कौन है? श्री शैलेंद्र कुमार जी हैं। इस कविता में भारतीयों के महान गुणों के बारे में हमें वर्णन किया। इस कविता में कवि ने भारतीयों के महान गुणों के बारे में वर्णन किया है। समझ गया? इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा भारत महान देश है। हमारा भारत कैसा देश है? हमारा भारत महान देश है। यहाँ गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियां बहती हैं। हमारे भारत देश में गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी जैसे अनेक पवित्र नदियां बहती रहती हैं। भारतवासी सत्य, अहिंसा, धर्म, न्याय, परोपकार, सद्भावना,
गुणों की पहचान है। हमारे भारत में रहने वाले को क्या कहते हैं? भारतीय कहते हैं। हमारे भारतवासी, हमारे भारतीय सत्य, अहिंसा, धर्म, न्याय, परोपकार, सद्भावना, गुड फीलिंग्स, मानवता, ह्यूमैनिटी आदि महान गुण की पहचान है। पहचान माने जानना। మన భారతీయులకి ఇలాంటి గొప్ప పవిత్రమైనటువంటి నదులు ప్రవహిస్తున్నటువంటి మన భారతదేశంలో నివసించేటువంటి భారతీయులకి సత్యము, అహింస, ధర్మము, త్యాగము, న్యాయము, సద్భావన, మంచి మంచి భావాలు, అలాగే మానవత, మానవత్వము మొదలైన గుణాలన్నీ కూడా బాగా మంచి మంచి గుణాలు బాగా తెలుసు। इसे बनाए रखना हर भारतीय का कर्तव्य है। వీటన్నిటిని కలిగి ఉండడం प्रति एवरी इंडियन ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ। కర్తవ్య का अर्थ क्या है? రెస్పాన్సిబిలిటీ। ఇలాంటి లక్షణాలన్నీ గుణాలన్నింటినీ కలిగి ఉండడం ప్రతి పౌరుని యొక్క కర్తవ్యం। इस पाठ का उद्देश्य भी यही है। इस पाठ के द्वारा हमें हमारे भारतीयों के महान गुणों के बारे में कवि ने वर्णन किया है। इस पाठ के द्वारा भारतीयों के महान गुणों के बारे में कवि ने वर्णन किया है। तो इसके कवि कौन है? श्री शैलेंद्र कुमार। अब देखिए कवि परिचय। आपके पास किताब होंगे या नहीं? है तो ठीक है, नहीं है तो परवाह नहीं, मैं शामपट पर लिख देती हूँ, नोट कीजिए। ओके, ఉంటే పర్లేదమ్మా, బుక్ చూడండి। నై అయితే లేదంటే నేను బోర్డు మీద రాస్తాను కదా, మీరు నోట్ చేసుకోండి, నోట్బుక్ పెట్టుకోండి। ओके मैम? ओके। कवि, यह एक गीत भी है, इसलिए कवि या गीतकार कौन है? शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार। जिस देश में गंगा बहती है, यह एक गीत है, इसके गीतकार कौन है? शैलेंद्र कुमार। और जीवन काल, जीवन काल 1923 से 1966। एक अंक के लिए गिनती भी दिया जाएगा। नंबर्स కూడా 1 మార్క్ కి ఇవ్వబడుతున్నాయేమో। 1923 1923 लिख दीजिए। उन्नीस 1923 1923 1923 नेक्स्ट 1966 1966 उनका जीवन काल 1923 से 1966। और विशेषताएं, स्पेशलिटीज, विशेषताएं, कई प्रसिद्ध फिल्मी गीतों की रचना, कई प्रसिद्ध फिल्मी गीतों की रचना, कई प्रसिद्ध फिल्मी गीतों की रचना, 3 बार फिल्म फेयर, 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित, 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित। कवि परिचय 2 मार्क 2 मार्क्स 2 अंक वाला प्रश्न, 2 मार्क्स क्वेश्चन मार्क। जिस देश में गंगा बहती है, इसके कवि कौन है? शैलेंद्र कुमार। जीवन काल 1923 से 1966। विशेषताएं की विशेषताएं क्या है? कई प्रसिद्ध फिल्मी गीतों की रचना,
అనేకమైన ఫేమస్ ఫిల్మ్ సాంగ్స్ ని రచించారు. సినిమా పాటలు, అనేక ఫేమస్ అయినటువంటి సినిమా పాటలు రచించారు. 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित, 3 times फिल्म फेयर अवार्ड కూడా పొందారు. कवि का नाम क्या है? जिस देश में गंगा बहती है, इस कविता के कवि का नाम क्या है? शैलेंद्र कुमार। उनका जन्म कब हुआ? शैलेंद्र कुमार जी का जन्म कब हुआ? 1923 में हुआ। और उनकी विशेषताएं क्या है? कई प्रसिद्ध फिल्मी गीतों की रचना, 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित हैं। और उनकी मृत्यु कब हुई? शैलेंद्र कुमार जी की मृत्यु 1966 में हुई। कब हुई? 1966 में हुई। कवि श्री शैलेंद्र कुमार जी है। 2 अंक के लिए पूछा जाएगा एक प्रश्न। कवि शैलेंद्र कुमार जी हैं। जीवन काल 1923 से 1966। और उनकी विशेषताएं, कई प्रसिद्ध फिल्मी गीतों की रचना, 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित है। यह भी एक फिल्मी गीत है। जिस देश में गंगा बहती है, यह भी एक प्रसिद्ध फिल्मी गीत है। अब देखिए पाठ कवि परिचय, अपने पुस्तक में नोट कीजिए मां। देखिए पहले कविता, होठों पे सच्चाई रहती है। थोड़े बच्चों के पास पुस्तक नहीं है, इसलिए मैं श्याम पट पर लिख देती हूँ। आप अपने पुस्तक में लिखिए। होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जिस देश में गंगा बहती है। अब मैं यह गीत गाती हूँ, सुनिए। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अब मैं इसका भाव समझाऊंगी, ध्यान से सुनिए मां। सरल शब्दों से, मैं पहला सरल शब्दों से हिंदी में ही एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, होठों पे सच्चाई रहती है। होठ का अर्थ क्या है? होठ का अर्थ क्या है? होठ, लिप्स। होठों पे सच्चाई रहती है। हमारे भारतीयों के होठों पर केवल सच्चाई, सच, ट्रूथनेस। हमारे होठों पर सच्चाई ही रहते हैं। इसका अर्थ है हमारे भारतीय हमेशा सच ही बोलते हैं, कभी भी झूठ नहीं बोलते। समझ गया? ध्यान से सुनिए। हमारे भारतीयों के गुणों के बारे में बताया। हमारे भारतीय कैसे हैं? हमारे भारतीयों के होठों पर पे का अर्थ क्या है?
बोलते हैं। समझ गया? ओके। हम उस देश जहां दिल में सफाई रहती है, हमारा दिल कैसे होते हैं? भारतीयों के दिल का अर्थ क्या है? मन, हृदय। दिल का अर्थ क्या है? मन या हृदय। हमारे मन में सफाई रहती है। सफाई का अर्थ क्या है? स्वच्छता, क्लीनलीनेस, स्वच्छता। हमारे मन में हमारे मन में हमेशा कैसे रहते हैं? हमारा मन स्वच्छ रहते हैं। हमारे मन में कोई भी स्वार्थ नहीं रहती है, लोभ नहीं होते हैं। केवल हमारा मन कैसा होता है? स्वच्छ रहता है, ईर्ष्या नहीं होती है। हमारे मन में ईर्ष्या नहीं होती है। हमारे होठों पर सच्चाई रहती है। हमारे दिल में सफाई रहते हैं। सफाई का अर्थ क्या है? स्वच्छता। हमारे दिल कैसे होते हैं? हमारे मन कैसे होता है? स्वच्छ रहता है। इसका अर्थ है हमारे मन में ईर्ष्या नहीं होती है। हम सबको समान रूप से देखते हैं। समझ गया? हमारे ओठों पर सच्चाई रहती है। मतलब क्या है? हम हमेशा सच ही बोलते हैं। हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। हमारे मन कैसा होता है? हमारे मन में सफाई रहती है, माने हमारा मन स्वच्छ रहता है। हमारे मन में ईर्ष्या नहीं होती है। सुना? सारांश के लिए भी बहुत मुख्य है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सारांश के लिए भी पहला, जिस देश में गंगा बहती है, पाठ का सारांश लिखिए। 8 अंक वाला प्रश्न सारांश। देखिए, होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में